सऊदी अरब की तरफ से भारत को पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा प्राइस कट कैसे मिलने जा रहा है और सबसे खास बात इसका भारत को कितना बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन साथ में भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के साथ अपना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में निज्जर केस दोबारा से क्यों चर्चा का विषय बन गया है उसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। और मिडिल ईस्ट में सीज फायर की नेगोशिएशंस के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया है और इसमें भारत का क्या एंगल निकल कर आ रहा है, इसको भी हम एनालिसिस करेंगे। काफ़ी सारी मेजर जियोपॉलिटिक अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और सऊदी अरेबिया को लेकर, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पिछले 20 सालों में अब तक का सबसे बड़ा प्राइस कट अनाउंस किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिन्होंने इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने एशिया के क्रूड ऑयल बायर्स के लिए पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा प्राइस कट अनाउंस किया है। सऊदी अरेबिया का जो अरब लाइट क्रूड है उसकी अगस्त डिलीवरीज के लिए सऊदी अरेबिया ने $11 पर बैरल का प्राइस कट अनाउंस किया है, जिसके बाद अब सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल रीजन में ओमान और दुबई बेंचमार्क से भी $1.5 पर बैरल के डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। खास बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने जो अपने क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट अनाउंस किया है, इसका भारत को ह्यूज बेनिफिट होने वाला है। भारत की रिफाइनरीज इसका मैसिव बेनिफिट उठा सकती हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ एशियन बायर्स के लिए है, यानी कि एशिया के देशों के लिए अनाउंस किया गया है। यानी अगर यूरोपियन कंट्रीज सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लेंगी तो उनको $11 पर बैरल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उनके लिए सऊदी अरेबिया ने डिस्काउंट नहीं दिया है। एक रीजन के लिए प्राइस कम करना और दूसरे रीजन की कंट्रीज के लिए नहीं, इसके पीछे भी क्रूड ऑयल सेल करने वाली कंट्रीज की कमर्शियल स्ट्रेटजी होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरेबिया ने केवल एशिया के देशों के लिए इतना ह्यूज डिस्काउंट इसलिए ऑफर किया है क्योंकि सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े और परमानेंट कस्टमर्स जो काफ़ी लंबे समय से सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल परचेज करते आए हैं, ये इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये सब के सब एशिया के अंदर ही आते हैं और ये मिलकर सऊदी अरेबिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। अगर ये देश दूसरे सप्लायर्स की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो गए या दूसरी कंट्रीज के साथ ऑयल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो सऊदी अरेबिया का मार्केट शेयर आगे आने वाले सालों के लिए भी कम हो सकता है। एक और कारण है कंपटीशन का। एशिया में बायर्स के पास रशिया, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात और अब तो ईरान का भी ऑप्शन आ गया था। ये सारे देश डिस्काउंट ऑफर करते हैं और अगर सऊदी अरेबिया इनके कंपैरिजन में महंगा ऑयल बेचता है तो रिफाइनरीज दूसरे सप्लायर्स की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगी। इसलिए सऊदी अरेबिया डिस्काउंट देकर एशियन कस्टमर्स को अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। प्राइसिंग में एक और फैक्टर होता है डिमांड का। जिस रीजन में डिमांड कम होती है या कंपटीशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्राइस कम कर सेल्स बढ़ाई जाती हैं, और जहाँ पर डिमांड स्ट्रांग होती है वहाँ पर डिस्काउंट देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। यूरोप या दूसरी मार्केट्स में ऑप्शन कम है, वो देश रशिया और साथ में ईरान के ऑयल को भी अवॉइड कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद मार्केट में ऑयल की सप्लाई अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शिपिंग सिचुएशन भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और सभी ऑयल सप्लायर्स अपने ऑयल के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरेबिया को भी अपना एशियन मार्केट शेयर बचाने के लिए 20 सालों में सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज को सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा, जिससे उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी और रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। भारत ऑलरेडी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में ये डिस्काउंट कई मिलियन या बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट बिल कम करने में सरकार की मदद कर सकता है। कई बिलियन डॉलर्स सरकार दूसरे कामों में खर्च कर सकती है, और अगर सस्ते क्रूड ऑयल का बेनिफिट कंज्यूमर्स को दिया जाता है तो हमको देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है। इंपोर्ट बिल कम होगा तो सरकार के करंट अकाउंट डेफिसिट और इंडियन रुपीस में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब है कि ये सऊदी अरेबिया के लिए तो ज़रूरी कदम था, लेकिन भारत को भी इससे बहुत ही ह्यूज बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन पार्टी को रीच आउट करने के लिए जो जेसन मिलर की लॉबिंग फर्म SHW पार्टनर्स LLC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसको अब एक और साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अमेरिका में एम्बेसी ने इस रिन्यूड एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लिए हैं, जिसके तहत अगले साल अप्रैल 2027 तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। भारत की सरकार इस लॉबिंग फर्म को हर महीने $1,50,000 यानी कि पूरे साल के लिए लगभग $1.8 मिलियन पे करेगी, जिसके बदले में ये लॉबिंग फर्म भारत को स्ट्रेटेजिक काउंसिल, टैक्टिकल प्लानिंग, US गवर्नमेंट, US कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है।
अब ये जो जेसन मिलर हैं, जिनकी लॉबिंग फर्म के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है, ये अमेरिका में बहुत ही बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। और साल 2024 में जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन था, उसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया था और डोनाल्ड ट्रंप के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। कहने का मतलब है कि जेसन मिलर डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और वॉशिंगटन के पॉलिटिकल सर्कल्स में इनकी अच्छी खासी रीच बताई जाती है। इसी वजह से भारत ने पिछले साल पहली बार इनकी फर्म SHW पार्टनर्स LLC को हायर किया था और अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को एक और साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है। वैसे जिनको नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए आसान भाषा में बता दूं कि ये जो लॉबिंग फर्म्स या फिर लॉबिस्ट होते हैं, इनको इसलिए हायर किया जाता है ताकि अपने इन्फ्लुएंस, रीच और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर उस कंट्री में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सकें। और सिंपल भाषा में कहा जाए तो इनको बिचौलियों की तरह काम करना होता है और ये सामने वाले देश की गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, कांग्रेस या लॉ मेकर्स को ये कन्विंस करते हैं कि क्यों भारत को सपोर्ट करना चाहिए और इसमें अमेरिका को कैसे फायदा होगा। इसके साथ ही ये लॉबिस्ट ना सिर्फ भारत की पैरवी करते हैं, बल्कि इनके डीप कनेक्शंस की वजह से ये कई हाई लेवल की मीटिंग्स को भी अरेंज करने, पॉलिसी डिस्कशंस को फैसिलिटेट करने और भारत का व्यू पॉइंट डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। वैसे इस समय जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं, उनको देखकर तो लगता है कि भारत को और भी लॉबिंग फर्म्स की सर्विस आगे भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लेकर, और इसमें भारत का भी एक एंगल है क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें भारत ने भी कोऑपरेट किया है। भारत की एजेंसीज भी शामिल थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ आ रही है कि कनाडा में जो खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसके ऊपर अब कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों ने जॉइंट एक्शन लिया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स में कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपनी जुरिस्डिक्शन में 50 से भी ज़्यादा रेड्स किए हैं। इन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम बताया जा रहा है ऑपरेशन हार्डबॉल, जिसमें 3 ट्रांसनेशनल सिंडिकेट्स के ऊपर एक्शन लिया गया है, जिनके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि ये भारत बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं। इनमें से एक ग्रुप हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के साथ भी लिंक्ड हो सकता है, यानी इनको निज्जर केस के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये रेड्स बिश्नोई गैंग के मेंबर्स के खिलाफ की गई थी, जो कनाडा से लेकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में फैले हुए हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तीनों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इन रेड्स में अभी तक 24 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि इनमें से कुछ बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्टेड हैं या फिर बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो बिश्नोई गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, इनके ऊपर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फायर आर्म्स डीलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और मर्डर के आरोप लगाकर ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये जो रेड्स हुई हैं, इनको लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनमें टोटल 2200 पाउंड्स की कोकेन और हीरोइन और साथ में $40,000 कैश बरामद हुआ है और कई दर्जन फायर आर्म्स और हथियार भी वहां से बरामद हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस बार जो रेड्स कंडक्ट की गई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अरेस्ट अमेरिका के अंदर हुए हैं और यूएस अथॉरिटीज़ ने हरदीप सिंह निज्जर केस में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को भी आरोपी बनाया है। गोल्डी बरार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यूएस में ही है, इसके खिलाफ अब $50,000 का रिवार्ड भी आज अनाउंस कर दिया गया है। अब ये जो पूरी रेड्स हुई हैं, इनके बाद यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने मीडिया को संबोधित भी किया है। उसमें इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भारत की अथॉरिटीज़ ने इस पूरे एक्शन में उनके साथ कोऑपरेट किया है और उन्हें जो भी मदद चाहिए थी वो भारत की तरफ से पूरी तरह से प्रोवाइड की गई है। इनमें से कुछ क्रिमिनल्स भारत की जेल्स में बंद लोगों के साथ भी लिंक्ड हैं। ये कहना है अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। अब अगर इस पूरी प्रोसीडिंग के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ड्रग सिंडिकेट और क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक बार फिर हरदीप सिंह निज्जर वाले केस को भी बीच में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्हीं में से कुछ लोग निज्जर केस के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कनाडा तो खैर आज तक प्रूव नहीं कर पाया कि निज्जर केस में भारत की सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका इस केस को हाईलाइट कर क्या अचीव करना चाहता है। हम इस केस को आगे भी फॉलो करते रहेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका और ईरान को लेकर। इसमें भारत का भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका की यूएस सेंट्रल कमांड ने साउदर्न ईरान की कई सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी हैं। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका द्वारा ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट रीजन, केशम आइलैंड, खार्ग आइलैंड और सिरिक जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज को टारगेट बनाया गया है, जहां से ईरान अपने एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, यानी कि क्रूड ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करता है और यहाँ पर ईरान का काफ़ी ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसके साथ इस पूरे रीजन में ईरान अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी मेंटेन करता है,
मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की स्ट्राइक्स का फोकस खास तौर पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार इंस्टॉलेशंस, ड्रोन लॉन्च फैसिलिटीज और एंटीशिप मिसाइल्स की साइट और IRGC की फास्ट अटैक बोट्स के ऊपर था। लेकिन इस बार अमेरिका ने सिर्फ स्ट्राइक्स ही नहीं की हैं, बल्कि मिलिट्री एक्शन के साथ साथ अमेरिका ने जो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शन वेवर दिया था उसको भी अमेरिका ने हटा दिया है, जिसके बाद अब ईरान अपना क्रूड ऑयल या गैस दूसरी कंट्रीज को नहीं बेच पाएगा। पीस एग्रीमेंट की नेगोशिएशन शुरू होते समय अमेरिका ने ईरान को ये सैंक्शन वेवर दिया था, जो कि अब हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सीज फायर और नेगोशिएशंस की बात चल रही है तो उनके बीच अमेरिका ने इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन क्यों लिया है। अब इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ईरान का ही नाम सामने आ रहा है। पिछले कल क्या हुआ कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल शिप्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन से हमला किया, जो कि कतर और सऊदी अरेबिया के थे। इनमें से एक टैंकर शिप तो भारत की तरफ आ रहा था, यानी उसकी डेस्टिनेशन भारत थी। ईरान ने इन तीनों शिप्स के ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि ये ओमान के तट के पास वाले रूट से क्रॉस हो रहे थे, जिसको ईरान अप्रूव नहीं करता है। ईरान कहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करना है तो फिर ईरान द्वारा डेजिग्नेटेड रूट से ही शिप को क्रॉस किया जाए और 48 घंटे पहले ईरान के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, और जो भी शिप ओमान के तट के पास से क्रॉस हो रहे हैं ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि ईरान ने कतर के शिप के ऊपर भी हमला किया, जो कि इस समय अमेरिका के साथ उनकी नेगोशिएशंस करवा रहा है। अमेरिका का कहना है कि कमर्शियल शिप्स को टारगेट बनाना सीज फायर की कंडीशंस को वायलेट करता है, इसलिए उन्होंने ईरान को मिलिट्री रिस्पॉन्स दिखाया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशंस का क्या बनता है। अमेरिका के इन हमलों के ऊपर ईरान ने भी सामने से कहा है कि वो अमेरिका के इन एक्शंस का जवाब जरूर देंगे। अब ईरान अमेरिका को जवाब देता है या फिर मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर दोबारा से हमले स्टार्ट करता है। क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद हो सकता है? ये सारी चीज़ें आगे आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलेंगी। वैसे आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या जो अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक स्टार्ट हुई हैं, क्या ये कभी सफल हो पाएंगी? हाँ या फिर ना? एट द एंड जाकर ये टॉक्स भी फेल होने वाली हैं। नीचे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं।